यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज अपन देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स लेक्चर 3, ठीक है। तो अपना बिल्कुल बेसिक चल रहा था। स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कंस्टेंट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं, ठीक है। कैसे अपन उनकी हेल्प से किसी सिस्टम का लाग्रांजियन, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। लाग्रांजियन जो होता है आपके पास में क्यू डॉट और टी का फंक्शन होता है। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। कुछ अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए थे, किसी सिस्टम का लाग्रांजियन कैसे निकाला जाता है, उस सिस्टम की फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन होता है तो स्मॉल ऑसिलेशन के केस में डबल डेरिवेटिव करके, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, उसको अपन ने के माना था, और ओमेगा क्या होता था, के अपॉन अंडर में एम, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ऑसिलेशन अपन ने मैट्रिक्स मेथड से सोल्व किया था, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट टी इज इक्वल टू 0 तुम्हारे पास, ठीक है। टी कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का फॉर्म, v कैसे निकालते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आज लिखिए, इसके अंदर एक नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिएगा। लाग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, लाग्रांजियन of a charge particle, Lagrangian of a charge particle in electromagnetic field, in electromagnetic field, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। ऑलरेडी ये गेट में, नेट में, BARC में पूछ चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल होगा, है ना, देखो F आपके पास जो होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, F जो होता है वो होता है Q E प्लस Q B क्रॉस B, यही होता है। किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो होता है, जिसको आप लोरेंज फोर्स भी बोलते होगे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे, पोटेंशियल का फॉर्म निकालोगे, तो आपके पास ये आएगा V इज इक्वल टू, लिखवा चुका हूं, कितना होता है mv प्लस QA, ठीक है। mv प्लस QA, Q5, सॉरी ये मोमेंटम था तुम्हारे पास, है ना, ये तो आपके पास मोमेंटम था, mv प्लस QA, है ना। तो ये लिख लो, इसके अंदर कंपेयर करके जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू Q5 माइनस Q V dot A. V is the velocity, A is the vector potential, Q is the charge, phi is the scalar potential, है ना, phi is the scalar potential, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, आपको ये याद रखना है। सो लाग्रांजियन इन EM फील्ड, कोई चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उसके लिए जो लाग्रांजियन लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस Q5 प्लस Q V डॉट A। दिस इज द लाग्रांजियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। ठीक है। पूछ ले तुम्हें, बताओ जनरलाइज्ड मोमेंटम कितना होता है जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जनरलाइज्ड मोमेंटम कितना होता है, कितना होगा भाई, कितना होगा, कितना होगा, mv प्लस QA लिखवाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, निकाल सकते हो आप, है ना। जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, डेल L अपॉन डेल Q डॉट, ये फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं ऑलरेडी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल L अपॉन डेल X डॉट, और X डॉट को क्या लिख सकता हूं, डेल L अपॉन डेल V लिख सकता हूं ना। X डॉट क्या होता है, V तो होता है तुम्हारे पास, तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, mv, यहां पे तुम्हारे पास कोई है नहीं V, यहां पे तुम्हारे पास V है, इसका 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये लीजिए, यही तो मैंने लिखवाया था आपको, mv प्लस QA, ठीक है। हो सकता है इस बार ही एग्जाम में, बार के एग्जाम में आ जाए, तो ध्यान रखना है आपको।
अब देखो आपको मैं 3-4 चीजें नोट करवा के लिखवा रहा हूं, ठीक है। फिर चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे बीएआरसी का एग्जाम हो, सबके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरह से वो ट्रिक्स भी हो गई, ठीक है। तो 3-4 चीजें नोट करके लिखिए। इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। यस, नोट करके लिखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने लग गए हैं ना। तो लिखेंगे, पहला फर्स्ट नोट करके लिखेंगे, अगर आपके पास एल डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट नहीं है, ध्यान रखना है ना। एल डैश ओनली, एक तो लाग्रांजियन एल है और एक लाग्रांजियन एल डैश है ना। तो एल डैश आपके पास जो है, अगर एल प्लस डी अपॉन डी टी कोई फंक्शन है क्यू इंटू टी का, समझना इसका मतलब आपके पास पहले से कोई लाग्रांजियन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा है कि मैं इस लाग्रांजियन को मॉडिफाई करता हूं और इसमें ये चीज ऐड करता हूं, कोई फंक्शन है जो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन है डी अपॉन डी टी, ठीक है। उस केस में एल डैश तुम्हारे पास ऐसा लिखा जाएगा, उसमें मॉडिफाई करके ऐड करूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा। उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन चाहे आप एल से निकालिए चाहे आप एल डैश से निकालिए, क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन अनचेंज्ड। लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन remains unchanged, remains unchanged, ठीक है। सेकंड नोट करके लिखिए, इन ईएम फील्ड, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अगर मैं फाई की जगह, फाई स्केलर पोटेंशियल है, 5 प्लस C1 ले लेता हूं एंड ए की जगह A प्लस C2 ले लेता हूं, है ना। C1 C2 आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं कोई। देन लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, इस बार भी आपके पास क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, ठीक है। ये रिलेशन तो आपको पता होगा ना, ये रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी और B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, अपन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो वहां पे ये रिलेशन अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है, ओके। समझ में आया ये? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट लिखिए तीसरा, इसमें यदि आपके पास ऐसा होता है एल डैश क्या है आपके पास में, अल्फा एल प्लस बीटा, मतलब पहले लाग्रांजियन एल था किसी सिस्टम का, उसको मैं अल्फा कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं और कांस्टेंट ही उसमें क्या करता हूं, ऐड करता हूं। तो उस केस में भी तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। लिख लीजिएगा, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा आपके पास क्या है, कांस्टेंट। ये चाहे आप बीएआरसी के लिए पढ़ रहे हो, अपना ये कोर्स क्रैश कोर्स चल रहा है बार्क के लिए, लेकिन ये जो चीजें नोट करवा के लिखवा रहा हूं मैं, अभी ऐसे ही एडवांस टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए, ठीक है। तो ये हर एग्जाम्स में तुम्हारे काम में आएंगे। अल्फा और बीटा आपके पास कांस्टेंट है, लिखो लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अगेन आपके पास में लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास चेंज नहीं होंगे, ठीक है। फोर्थ लिखिए, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ Lagrangian equation of motion remains unchanged, remains
अनचेंज्ड। हो गया। एक नोट करके और लिखेंगे, अलग से लिख लीजिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी नेट BARC में आ चुके हैं यहां से क्वेश्चंस। लिखिए, इन लाग्रांजियन एक्सप्रेशन, इन लाग्रांजियन एक्सप्रेशन, इन लाग्रांजियन एक्सप्रेशन, if we found any term which is, if we found any term which is total time derivative, which is total time derivative, then we can remove that term from Lagrangian. Then we can remove that term from Lagrangian. ठीक है भाई। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये 4-5 जो मैंने नोट करवा के लिखवाया है, ये आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए देखो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए। क्वेश्चन है आपके पास, एल आपको लाग्रांजियन दे रखा है, हाफ क्यू डॉट स्क्वायर प्लस क्यू डॉट प्लस क्यू डॉट माइनस हाफ क्यू स्क्वायर। फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताइएगा ना। लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? सर व्हाट लास्ट नोट मींस। अभी रुक जाइए भाई, अभी क्वेश्चन कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि लाग्रांजियन में अगर आपके पास में टाइम का टोटल डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसको मैं रिमूव कर सकता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास अनइफेक्टेड होगी, वो तुम्हारे पास सेम रहेगी। ठीक है, इसको कीजिए एक बार। क्यू डबल डॉट माइनस क्यू। ठीक है, तो देखिए भाई, इसका फर्स्ट मेथड तो क्या बोलता है, इसका फर्स्ट मेथड तो आपके पास बोलता है कि d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0। यही होता है ना। तो क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में कीजिए, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, क्यू डॉट डी अपॉन डी टी करोगे तो, अच्छा ठीक है, देखो इस क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू डॉट डी अपॉन डी टी। मैं ऐसे कैसे लिखता हूं, यहां पे इस क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना होगा, प्लस क्यू। ऐसे ही आएगा तुम्हारे पास, माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में इसका 0, इसका क्यू डॉट, फिर ये प्लस का हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस क्यू डॉट प्लस क्यू इज इक्वल टू, यही आएगा तुम्हारे पास। तो देखो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू डबल डॉट प्लस क्यू डॉट माइनस क्यू डॉट प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो क्यू डबल डॉट प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गया। ठीक है, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, L इज इक्वल टू हाफ क्यू डॉट स्क्वायर माइनस हाफ क्यू स्क्वायर। ठीक है,
और क्यू क्यू डॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूं d/dt हाफ क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? इसका डिफरेंशिएट करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू बचेगा और फिर क्यू का कितना हो जाएगा क्यू डॉट, तो यही आएगा तुम्हारे पास। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं प्लस d/dt हाफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जो पहला नोट लिखवाया था मैंने उसको अपन क्या कर दूं, मैं चाहे इसको ऐड करूं चाहे इसको रिमूव कर दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन अनचेंज्ड होता है। तो इसको मैं क्या कर दूं, यहां से वी कैन रिमूव, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो भी तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन सेम रहेगा। चेक करो ओनली इसके लिए, d/dt डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा क्यू डबल डॉट, इसका कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको तो रिमूव कर दिया मैंने, इसको रिमूव कर दिया तो भी तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारे पास सेम रहेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है भाई, देखिए आपके पास जो एग्जाम है उसमें ऐसा भी पूछ सकता है, नोट करके लिख लो। नोट करके लिखेंगे इन एग्जाम में आपको क्या हो सकता है, दे सकता है L इज इक्वल टू हाफ क्यू डॉट स्क्वायर माइनस हाफ क्यू स्क्वायर इफ L डैश इज इक्वल टू L प्लस क्यू डॉट, देन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑप्शन ए रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन बी चेंज कर देगा, ऑप्शन सी कुछ नन ऑफ दीज कर देगा, ऐसे ऑप्शन डी बना देगा। ठीक है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, क्योंकि इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, d/dt एफ क्यू टी के फॉर्म में लिख सकता हूं। और पहला ही नोट मैंने लिखवा रखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर ऐसी टर्म ऐड होती है तो आपके पास अनचेंज्ड होगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लो इसका, फिर अपन चलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट के अंदर। एक क्वेश्चन और लिखिए जो कि आपके पास में ऑलरेडी नेट के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो नेट में है क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बार्क में नहीं आ सकता, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल तुम्हारे पास गेट बार्क का लेवल है इस क्वेश्चन के लिए, तो पूछ सकता है। तो लिखिए द डायनेमिक ऑफ ए पार्टिकल गवर्न्ड बाय लाग्रांजियन। governed by Lagrangian, L is equal to half mx dot square minus half kx square minus kx x dot t minus kx x dot t x dot t describe देखिए एन अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑप्शन ए है एन अनडैम्प्ड SHO, ऑप्शन बी है ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद ए टाइम वेरिंग डैम्पिंग फैक्टर। ए डैम्प्ड harmonic oscillator with a time varying damping factor with a time varying damping factor, damping factor ऑप्शन सी लिखिए an undamped harmonic oscillator, an undamped harmonic oscillator with a time dependent frequency
टाइम डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी, एंड ऑप्शन डी लिखिए ए फ्री पार्टिकल, ए फ्री पार्टिकल, ए फ्री पार्टिकल। सुरेंद्र बोल रहे हैं सर लास्ट क्वेश्चन लास्ट पॉइंट ऑफ नोट से भी तो एक्सप्लेन हो सकता है। बिल्कुल सुरेंद्र, हो सकता है भाई, है ना, वो भी आपके पास में टाइम डेरिवेटिव ही बन रहा था, ठीक है, तो हो सकता है उससे। ऑप्शन डी बता रहे हैं भाई अनिला, बताइए ऑप्शन डी सही होगा या नहीं होगा? यही होगा, है ना। देखो फर्स्ट मेथड तो क्या है आपके पास में, मेथड फर्स्ट तो ये बोलता है कि आप सिंपल लगाइए डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में कितना होगा, एक्स डॉट, इसका 0, इसका कितना होगा माइनस के एक्स टी, और यहां पे डी अपॉन डी टी, ऐसा ही होगा। माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में इसका 0, इसका कितना हो जाएगा के एक्स, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स के रेस्पेक्ट में के एक्स डॉट टी। देख लीजिए एक बार सही है क्या कैलकुलेशन। तो यहां से डी अपॉन डी टी करेंगे तो एक्स डबल डॉट माइनस के एक्स डॉट टी, फिर माइनस, अब टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा के एक्स, यहां प्लस के एक्स डॉट टी इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो तुम्हारे पास क्या हो गया एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन तुम्हारे पास 0 हो गया, इसका मतलब एम ए भी आपके पास 0 होगा, इसका मतलब फोर्स उसके ऊपर कुछ नहीं लग रहा है। तो ऐसे पार्टिकल का इक्वेशन क्या होता है, फ्री पार्टिकल। वो पार्टिकल क्या होता है आपके पास में, फ्री पार्टिकल। उसके ऊपर जब फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल भी आपके पास कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया भाई, चले आगे। यहां एम है, देखो ऑलरेडी एम है ना तुम्हारे पास, यहां पे एम आएगा, यहां एम आएगा, ठीक है, यहां एम आएगा, तो यहां पे डायरेक्ट लिख देना। फोर्स आपके पास कितना आ रहा है 0 है, जब फोर्स 0 है तो पोटेंशियल भी कितना होगा 0 होगा। देखिए मेथड सेकंड क्या है आपके पास भाई, लाग्रांजियन हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, और यहां पे क्या है आपके पास में माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एक्स डॉट टी, यही है तुम्हारे पास में। तो क्या मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी टी हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू टी, देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, के एक्स एक्स डॉट टी, के एक्स एक्स डॉट टी ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले टर्म को क्या कर सकता हूं मैं, हटा सकता हूं ना लाग्रांजियन में से, ठीक है, यही तो लिखवाया था चौथा नोट, लास्ट वाला नोट, देखो लास्ट वाला नोट। तो L इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारे पास, T आ गया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई तुम्हारे पास 0 में चली गई। तो सीधी सी बात है, किसी पार्टिकल पे जब फोर्स ही नहीं लग रहा है, कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो वो पार्टिकल कैसा होगा, फ्री पार्टिकल, है ना। फ्री पार्टिकल तो बहुत चीजें बार पढ़ाया हुआ है, कोई पार्टिकल फ्रीली मोशन कर रहा है इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया, चलें आगे। देखिए अब इसमें एक दो चीजें नोट करके और लिख लो।
इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको नोट करके लिखवाए हैं, है ना। लिखो लाग्रांजियन ऑफ ए सन अर्थ सिस्टम। एक क्वेश्चन लिखिए, गेट में पूछा हुआ है, गेट वाले क्वेश्चन तो बार में आते ही हैं, है ना। लाग्रांजियन ऑफ ए सन अर्थ सिस्टम, लाग्रांजियन ऑफ ए सन अर्थ सिस्टम। ठीक है, मान लो आपके पास में यहां तुम्हारे पास में जो सन है इसके एक फोकस पे रखा हुआ है, दिस इज सन। यहां तुम्हारे पास में क्या है, अर्थ है। अर्थ इसके चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, ठीक है। इसके साथ मान लेता हूं ये थीटा एंगल बनाता है, और ये आपके पास में कितना है, आर है, ठीक है। आर क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोलर फॉर्म में आ जाएगा कि ये आर और थीटा फॉर्म में आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखो मैंने आपको लिखवा रखा है लास्ट लेक्चर में, कार्टेशियन में भी, स्फेरिकल में भी, सिलेंड्रिकल में भी, पोलर में भी। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास में हो जाएगा। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, माइनस जी। इसका मास मैं मान लेता हूं, अर्थ का मास मैं मान लेता हूं एम ई, और इसका मास मैंने क्या मान लिया, एम एस, है ना, मास ऑफ सन। तो कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एस एम ई, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। तो लाग्रांजियन क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जी एम एस एम ई अपॉन में आर। ये लीजिए, अब ये गेट में पूछा हुआ है, तो हो सकता है बीएआरसी में पूछ ले, ठीक है। हो सकता है बार के अंदर पूछ ले। अगर ये ना पूछे तो हो सकता है कि तुम्हारे पास में ये पूछ ले, लाग्रांजियन फॉर या लाग्रांजियन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम, लाग्रांजियन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम। हो गया भाई, हो गया होगा। यहां तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस होगा बीच में, जेड ई, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास लाग्रांजियन क्या होता है, टी माइनस वी। तो टी तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा क्या, ये 2 डायमेंशन है तो तुम्हारे पास सेम हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। एंड वी आपके पास कितना हो जाएगा, कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, जेड ई अपॉन में आर। यही हो जाएगा तुम्हारे पास में। दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। एल बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस वी। तो कितना हो जाएगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन में आर, या जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये लीजिए आपके पास में क्या आ जाएगा, लाग्रांजियन। अगर आपके पास में हाँ काइनेटिक एनर्जी, तो फिर तुम्हारे पास वो आएगा आर डॉट स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर। यस, लिखवा रखा है लास्ट लेक्चर में मैंने लिखवाया है ना, स्फेरिकल के अंदर लिखवा रखा है, स्फेरिकल में भी लिखवाया है, सिलेंड्रिकल में भी लिखवाया है, ठीक है। एक चीज ओनली नोट कर लीजिएगा, एक चीज यहां पे आप नोट कर लीजिएगा, एक चीज नोट कर लीजिए,
देखो मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि एडवांस्ड क्वेश्चन आने लग गए। लिखिए, एक है ह्यूजेन पेंडुलम। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास में इस पेंडुलम, ये क्या होता है तुम्हारे पास में, यहां पे तुम्हारे पास क्या होता है, स्मॉल ऑसिलेशन प्लस लार्ज ऑसिलेशन, ठीक है ना, दोनों का टाइम पीरियड यहां पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इसका तुम्हें बस डायरेक्टली टाइम पीरियड याद रखना है। टाइम पीरियड लिख लीजिएगा इसका 2 पाई 4r अपॉन में g। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, हो सकता है बीआरसी में डायरेक्टली पूछ ले, ठीक है ना। और इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 4 पाई r अपॉन g, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखिए, ये नोट कर लीजिएगा। हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। हेडिंग लिखेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, देखो ये अगर मैं बात करता हूं स्पेशली बीएआरसी के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बिल्कुल आसान है। लिख लीजिए इसके अंदर, लिख लीजिएगा, इफ ए कोऑर्डिनेट इज एक्सप्लिसिटली मिसिंग इन लाग्रांजियन। लिखिए, इफ ए कोऑर्डिनेट इज एक्सप्लिसिटली मिसिंग इन Lagrangian, then corresponding generalized momenta, ठीक है, then corresponding generalized momenta is a constant of motion, is a constant of motion, is a constant of motion. These missing coordinate are known as, देखिए, these missing coordinate are known as cyclic या ignorable coordinate, cyclic coordinate। और इसके corresponding जो भी जनरलाइज्ड मोमेंटा होगा वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। हो गया नोट। ठीक है, अब इसके अंदर लिख लीजिए, जैसे तुम्हारे पास मान लो लाग्रांजियन है और वहां पे एक QI जो है आपके पास में, QI आपके पास में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और वो तुम्हारे पास मिसिंग है इस लाग्रांजियन से, ठीक है। मिसिंग का मतलब क्या हो जाएगा, दिस, ये फंक्शन नहीं है तुम्हारे पास में, इस QI का तुम्हारे पास ये लाग्रांजियन फंक्शन नहीं है, तो आपके पास में क्या होगा, QI इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट, QI इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। QI इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट।
तो देखिए मैंने इसके अंदर सेकंड लाइन क्या लिखवाई है आपको, सेकंड लाइन मैंने क्या लिखवाई है, देखो मिसिंग लैग्रैन्जियन देन करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटा इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि डेल एल अपॉन डेल क्यू आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना जब इसका फंक्शन ही नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, जीरो। अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट क्या होता है, पी होता है ना, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। तो देखो यहां पे क्या हो गया, dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो लिखवाया मैंने, जनरलाइज्ड मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। दिस इज द जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम। अब इसमें कुछ चीजें नोट करके लिख लीजिएगा। फर्स्ट नोट करके लिखिए कि अगर आपके पास में कोई भी कोऑर्डिनेट मिसिंग होता है लैग्रैन्जियन में, तो वो मिसिंग होगा किसमें, हैमिल्टोनियन में भी, है ना। हैमिल्टोनियन अभी आपको मैंने बताया नहीं है, लेकिन लिख लीजिए इसमें, इफ एनी कोऑर्डिनेट इज मिसिंग इन Lagrangian, then it also will be missing in Hamiltonian H, also will be missing in Hamiltonian H। नेक्स्ट लिखिए, नंबर एंड नेचर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, number and nature of cyclic coordinate, number and nature of cyclic coordinate may be different in different coordinate system, may be different, may be different in different कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बोला है आजकल जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, है ना। तो ऐसे करके 4 स्टेटमेंट आपको बना सकता है, ठीक है, कि आपके पास क्या डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे करके पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे तुम्हारे पास में मैं एग्जाम्पल लेता हूं, फ्री पार्टिकल का लैग्रैन्जियन अगर मैं लिखता हूं, देखिए अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, फॉर फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, ये सबको पता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में बताइए भाई फ्री पार्टिकल के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने होंगे, L इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, हाफ m x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे तुम्हारे पास में x y z प्रेजेंट है, क्या x y z प्रेजेंट है, नहीं है। तुम्हारे पास भले ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास x डॉट y डॉट z डॉट है, लेकिन x y z प्रेजेंट थोड़ी है यहाँ पे। L इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x y z, सो साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास में, x y z। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटा है px py, वो क्या होंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन होंगे। कितने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हो गए, 3 साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट देखिए स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल का क्या होगा भाई लैग्रैन्जियन,
ओनली उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये मैं लिखवा चुका हूं, कितना होता है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, यही होगा ना आपके पास में, डॉट लगा देना, ठीक है। तो यहां देखो भाई लाग्रांजियन 3 कोऑर्डिनेट्स है आर थीटा फाइव, किस किस का फंक्शन नहीं है, देखो आर का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, फाइव का फंक्शन नहीं है, तो एल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइव, दैट्स व्हाई वी कैन से फाइव इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो P5 होगा वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। और यहां पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे आपके पास, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। तो देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट हो गए, और उनका जो नेचर है यानी कि कांस्टेंट ऑफ मोशन कौन सा होता है तो वो भी चेंज हो गया। यहां तो लीनियर मोमेंटम है, यहां पे क्या है आपके पास में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर पार्ट कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, लीनियर पार्ट कांस्टेंट है तो साइक्लिक है तो लीनियर मोमेंटम आएगा आपके पास में, ठीक है। ऐसे ही जल्दी से मुझे सिलेंडर का बताओ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट कितने होते हैं। यस, अनिर्बन चटर्जी बता रहे हैं कि सर 2 होंगे, यस वेरी गुड। सुहाशी जोशी बता रहे हैं 2 होंगे, हमें कितना होगा 2 ही होंगे, है ना, क्योंकि देखो सिलेंड्रिकल में एल बराबर क्या लिखा जाएगा 1/2 m रो डॉट स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर, रो फाइव जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके। तो एल आपके पास जो होगा वो किसका फंक्शन नहीं होगा, एक तो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइव एंड जेड, तो फाइव जेड और फाइव और जेड आपके पास में साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो आपके पास में कंजर्व होंगे, ओके। चलिए, तो ये आपका सेकंड नोट था, है ना। अभी अपन और भी नोट लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। यस, देखिए थर्ड लिखिए इसके अंदर नोट, थर्ड लिखेंगे, तीसरा नोट, इफ देयर इज ए रोटेशनल सिमेट्री, देखिए इफ देयर इज रोटेशनल सिमेट्री, इफ देयर इज रोटेशनल सिमेट्री, अगर आपके पास रोटेशनल सिमेट्री होता है तो आपके पास में मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, अगर रोटेशनल सिमेट्री है तो, ठीक है। तो एंगुलर पार्ट आपका वो होगा, और इसको अपन कहते हैं, दिस इज नोन एज आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, क्या बोलेंगे इसको, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, देखो अपन जनरली बात करते हैं, है ना, वाइब्रेशनल की तो बहुत स्पेशल केस में बात करेंगे, ठीक है। अपन जनरली किसकी बात करेंगे, ट्रांसलेशनल की और रोटेशनल की। तो ट्रांसलेशनल की बात करेंगे तो तुम्हारे पास में लीनियर से कंपेयर करेंगे, रोटेशनल की बात आएगी तो एंगुलर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास में कहीं पे रोटेशनल सिमेट्री है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटा होगा वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, और उसे अपन क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। इसका मतलब क्या होता है, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस का मतलब स्पेस में आप किसी भी एक्सेस को
चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस का मतलब है कि यू कैन चूज एनी एक्सेस इन स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट लिखेंगे इफ देयर इज ए ट्रांसलेशनल सिमेट्री, इफ देयर इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री, अगर आपके पास ट्रांसलेशन सिमेट्री है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा? यस, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन। और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा? होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस, इसको बोला जाता है होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस का मतलब ये होता है कि स्पेस में आप कोई भी ओरिजिन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस का मतलब यू कैन चूज एनी पॉइंट एज ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के लिए आप किसी भी पॉइंट को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट लिखेंगे लिखिए इफ टाइम इज नॉट प्रेजेंट इन लाग्रांजियन, इफ टाइम एक्सप्लिसिटी, इफ टाइम एक्सप्लिसिटी is not present in Lagrangian, if time explicitity is not present in Lagrangian, then total energy is also a constant of motion, then total energy is also a constant of motion, constant of motion, and this fact is also known as homogeneity of time। एनर्जी कंजर्व होगी तुम्हारे पास, इसको अपन बोलेंगे ऑफ टाइम, ये लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स थे जो आपको नोट करके लिख लिया होगा, जो कि आपको याद रखना है। तो अपन ने देखो, जनरली मैं बात करता हूं, अगर x तुम्हारे पास में साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग px कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। अगर कोई एंगुलर पार्ट आपके पास में साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। अगर आपके पास t कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, इसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए, लिखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन जो कि गेट में पूछा हुआ है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BARC, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इफ लाग्रांजियन, इफ L इज इक्वल टू m/8 ईटा प्लस नीटा, जीटा प्लस ईटा, जीटा डॉट स्क्वायर अपॉन जीटा प्लस ईटा डॉट स्क्वायर अपॉन ईटा प्लस 4 जीटा ईटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस 4 जीटा ईटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस k बाई 8 प्लस k अपॉन 8 जीटा प्लस ईटा का स्क्वायर, जीटा प्लस ईटा का स्क्वायर। व्हाट इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज द कंजर्व्ड क्वांटिटी? व्हाट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज कंजर्व्ड क्वांटिटी?
व्हाट इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। हाँ जी, बता रहे हैं P5 विल बी कंजर्व। क्वांटिटी बताइए कितनी आएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है, 5 and P5। ठीक है भाई, देखिए इधर इधर देखिए, आपको सबसे पहले क्या बताना है कि इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं। तो बताइए मुझे कौन कौन से हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जीटा, ईटा, फाई, ये 3 वेरिएबल्स आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट्स आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नाउ मुझे जल्दी से बता दीजिएगा भाई, एल जो है डेल एल अपॉन डेल जीटा क्या जीरो है? जीरो है क्या? जीरो नहीं है ना। देखो यहां पे जीटा का टर्म आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो। डेल एल अपॉन डेल ईटा नॉट इक्वल टू जीरो। डेल एल अपॉन डेल फाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? एल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई, सो फाई इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। जब फाई साइक्लिक हो गया तो पी फाई क्या हो जाएगा? डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट, यही तो होगा। तो फाई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये जीरो हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 8 जीटा ईटा फाई डॉट, और यहां पे तुम्हारे पास है नहीं, देखो यही होगा तुम्हारे पास। देखिए, अच्छा ये भी तुम्हारे पास मल्टीप्लाई है ना, तो m बाई 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ये हो गए, साइक्लिक कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास क्या हो गया? ये हो गया, एंड साथ में आपके पास में क्या हो गया? ये जो कंजर्व क्वांटिटी है P5, उसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गई? m जीटा ईटा फाई डॉट। ठीक है, अनीता बोल रहे हैं सर T इज एब्सेंट सो टोटल एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड। यस, बिल्कुल सही है, यहां पे तुम्हारे पास टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी। ठीक है, वो तो अगर टाइम प्रेजेंट नहीं तो वो तो हमेशा ही कंजर्व होती है, मैक्सिमम टाइम पे तुम्हारे पास वो कंजर्व होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, एंड नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। ये भी आपके पास गेट में पूछा हुआ है। एल आपको दे रखा है 1/2 थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ साई डॉट स्क्वायर फाई डॉट कोस थीटा, साई डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट कोस थीटा का स्क्वायर माइनस के कोस थीटा। ठीक है, फाइंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड कंजर्व क्वांटिटी। कंजर्व क्वांटिटी ये आपको फाइंड आउट करने हैं। हाँ भाई, हो गया ये तुम्हारे पास में, बताइएगा मुझे जल्दी से। डेल एल सबसे पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? थीटा फाई साई, यही है तुम्हारे पास में। ठीक है, दूसरा चीज तुम्हारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट, डेल एल अपॉन डेल थीटा क्या है? जीरो है क्या? नहीं है। देखो यहां पे थीटा का टर्म आ रहा है, डेल एल अपॉन डेल फाई भी नहीं है, जीरो।
और डेल एल अपॉन डेल साई, इसका मतलब साई आपके पास क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग पी साई क्या होगा, डेल एल अपॉन डेल साई डॉट। तो कितना हो जाएगा साई डॉट के रेस्पेक्ट में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हैं ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना, कर लोगे सोल्व। यहां तुम्हारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक बार तो हो जाएगा साई डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट कोस थीटा इनटू, फिर इसका होगा तुम्हारे पास में, तो कितना हो जाएगा 2 साई डॉट, यही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कंजर्व क्वांटिटी आ जाएगी, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए जो कि बीआरसी के अंदर पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंजर्व, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास में एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। ऑप्शन बी है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ऑप्शन सी है एम थीटा डॉट अपॉन आर स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी है आपके पास में वी आर, वी आर। यस, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखिए बिल्कुल आसान है, आपके पास में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, आर और थीटा। साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है आपके पास, आर तो है तुम्हारे पास में पहले से प्रेजेंट है, थीटा प्रेजेंट नहीं है, तो थीटा हो गया। तो पी थीटा कितना हो जाएगा, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। तो कितना ये कंजर्व होगा आपके पास में, जो साइक्लिक होता है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटा कंजर्व होता है। तो थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक नोट करके और लिख लो भाई, है ना, एक नोट करके और लिख लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, आप प्रूफ कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट, अगर आपके पास पोटेंशियल ये आपके पास कुछ इस तरह से दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ गए। ये आपको क्या दे रखा है, v दे रखा है। तो L क्या होगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस v, ये हो जाएगा ना तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्या px कंजर्व होगा, अरे भाई ये है तुम्हारे पास हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्या पी एक्स कंजर्व होगा, नहीं होगा। क्या पी वाई कंजर्व होगा, क्या पी जेड कंजर्व होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्या कंजर्व होगा, लिख लो इधर, एल एक्स कंजर्व होगा। एल एक्स आपके पास में क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। या एल एक्स कंजर्व होगा या कांस्टेंट ऑफ मोशन लिख लो, एल एक्स इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये टॉपिक मैं इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड, वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, एल वाई कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। तीसरा तुम्हारे पास, अगर मेरे पास ऐसा है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, तो उस केस में एल जेड क्या होगा आपके पास में, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ठीक है, एंगुलर पार्ट ध्यान रखना, ये एंगुलर पार्ट है। चौथा, अगर आपके पास में इस टाइप का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो उस केस में एल इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये लीजिए, आप निकाल सकते हैं ना। इसको एक काम करो, आप सिलेंड्रिकल में चेंज कर लो। x बराबर रो कोस फाई, y बराबर रो साइन फाई और z बराबर z। ठीक है, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल जो है मैं ये लेके चलता हूं ना, ये लेके चलता हूं। ठीक है, तो तुम्हें कैसे पता रहेगा कि सर मैं सिलेंड्रिकल में चेंज करूंगा या फिर मैं कार्टेशियन में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऐसे आएंगे, है ना। ऑप्शन आएगा px py lx नन ऑफ दीज, px py lz नन ऑफ दीज। ठीक है, lz इज द एंगुलर पार्ट। ठीक है, तो यहां पे देखो जब आप चेंज करोगे x बराबर रो कोस फाई, y बराबर रो साइन फाई, तो यहां पे तो कितना हो जाएगा, रो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और z स्क्वायर कितना रखोगे, z बराबर z होता है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा तुम्हारे पास में। तो देखिए यहां पे रो फाई जेड ये तीनों आते हैं ना, ये तीनों ही तो आते हैं। तो तुम्हारे पास हो जाएगा हाफ एम रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो जेड भी प्रेजेंट है, तो जेड वाला पार्ट को वो नहीं, कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा, रो वाला पार्ट नहीं होगा, फाई वाला पार्ट आपके पास में कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। इसका मतलब एंगुलर पार्ट उसका क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन। अगर जेड स्क्वायर बाई 2 है तो एल जेड कर देना, वाई स्क्वायर बाई 2 है तो एल वाई कर देना, एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो एल एक्स कर देना। ठीक है ना, तो ऐसे ये डायरेक्टली आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ये टॉपिक आपका फिनिश। ओके, देखिए क्वेश्चन लिखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे आप गेट का एग्जाम अगर आपने इस टाइम दिया होगा इस बार, तो इस टाइप का क्वेश्चन था, चाहे आप नेट का दो चाहे आप BA/RC का पढ़ रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज Vxy इज इक्वल टू x plus 2y, then which of the following is constant of motion? Then which of following is constant of motion? Which of following is constant of motion? ऑप्शन ए है आपके पास में px माइनस 2py, ऑप्शन बी है आपके पास में py माइनस 2px, ऑप्शन सी है आपके पास में px प्लस 2py, एंड ऑप्शन डी है आपके पास में py प्लस 2px। ठीक है, ये जल्दी से करके बताएंगे। सुरेंद्र बता रहे हैं ऑप्शन बी, चलो देखते हैं।
हाँ जी, देखिए समझिएगा, लाग्रांजन क्या लिखोगे इसका, लाग्रांजन क्या लिखोगे, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स प्लस 2y, ऐसे लिख दूं। आप क्या करो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ तुम्हारे पास लाग्रांजन इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व कर लो, ठीक है। तो मैं अगर x में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं तो क्या होगा, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट डी अपॉन डी टी माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा ही होगा आपके पास में। तो एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो +1, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, और y में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ लो भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं एग्जाम में। तो कितना हो जाएगा आपके पास, एम वाई डबल डॉट प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, देखो अब ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में px और py के अलावा कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है, नहीं हो रही ना, 4 ऑप्शंस में नहीं हो रही है, तो मुझे कांस्टेंट को हटाना है इन दोनों में से, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं यहां पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 2, ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत, देखो ये कांस्टेंट को हटाना है ना, तो यहां पे मुझे कितना लाना है, 2 लाना है। जब 2 आ जाएगा, यहां पे ऑलरेडी 2 है तुम्हारे पास में, तो माइनस करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कांस्टेंट वाले टर्म, तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 एम एक्स डबल डॉट प्लस 2 माइनस एम वाई डबल डॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एम एक्स डबल डॉट माइनस एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, m इंटू ए क्या है, ये m इंटू ए, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, m dv अपॉन dt लिख सकता हूं क्या, एक x डॉट को तो वेलोसिटी लिख दिया, डबल डॉट है तो d अपॉन dt लगा दिया, ठीक है, लिख सकता हूं ना ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे लिख दूं तो d अपॉन dt mv, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, mv क्या बन गया, p बन गया तुम्हारे पास। तो देखो यहां पे इसको मैं लिख दूं यहां पे d अपॉन डी टी, 2 को अंदर रखो, x है तो यहां पे क्या हो जाएगा 2px माइनस माइनस ये ना बीच में, ये कितना हो जाएगा d अपॉन डी टी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं d अपॉन डी टी 2px माइनस, अगर इसका डिफरेंशिएट आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2px माइनस पी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन क्या नहीं मिला, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे बात तो वही है, पी वाई माइनस 2px है ना, बात वही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसमें इस वाले में अपन इक्वेशन 2 माइनस 1 इंटू 2 करेंगे तो वही आंसर आएगा, बात वही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए भैया ना। हो गया भाई, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट इसमें वैसे तो अपन कल देखेंगे वो टॉपिक, लेकिन एक दो फॉर्मूले लिख लो बस, है ना, क्वेश्चंस अपन कल देखेंगे उसके, लिख लो।
लिख लो हैमिल्टोनियन, दिस इज H। ध्यान रखना पहली चीज, H इज ए फंक्शन ऑफ Q P T। L किसका होता था? L किसका फंक्शन? Q डॉट T। इंपोर्टेंट है, काम में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। Q P T, ठीक है। लिखो हैमिल्टन्स इक्वेशन, लिखो सेकंड, हैमिल्टन्स इक्वेशन। हैमिल्टोनियन क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, ठीक है ना, किस सिस्टम के लिए कैसे डिफाइन होता है, क्या हमेशा H बराबर T प्लस V सही है या नहीं है, वो अपन इंटरव्यू वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी एक बार आप जो है एग्जाम के पर्पज से पढ़ लीजिएगा, बार के क्रैश कोर्स के पर्पज से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, हैमिल्टोनियंस इक्वेशंस ऑफ मोशन, हैमिल्टन्स इक्वेशंस एंड हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आपको याद होना चाहिए क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी जे एंड पी जे डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू जे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएंगे, ध्यान रखना। तीसरा लिखिए, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल एल अपॉन डी टी, ठीक है। कहने का मतलब डी एच अपॉन डी टी प्लस डेल एल अपॉन डी टी क्या होता है आपके पास, 0 होता है, ठीक है। चौथा लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे, एच इज इक्वल टू समेशन आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल। कहने का मतलब अगर मेरे पास में L गिवन है तो मैं H कैलकुलेट कर सकता हूं, जो कि अपन कल करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एंड L इज इक्वल टू समेशन I, इस वाले L को इधर ले आओ, इस H को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, क्यू आई डॉट पी आई माइनस H। बस फर्क इतना सा है, L इज ए फंक्शन ऑफ Q डॉट T एंड H इज ए फंक्शन ऑफ QPT। जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपन ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन जो है अपन कल देखेंगे। कल थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो सकता है, उसमें पहले अपन L से H से L निकालना सीखेंगे। उसके अलावा तुम्हारे पास में इसके बाद पॉइजन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो कल थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है, उसमें ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। इसके बाद में अपना क्या बचेगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बचेगा, सेंट्रल फोर्स बचेगा, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बचेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम्हारा पोर्शन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। कब तक, आज कितना हो गया, डेट 7 हो गया ना, तो 10 या 11 तारीख तक तुम्हारा जो है क्लासिकल मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट अपन EMT स्टार्ट करेंगे। सॉलिड और मैथमेटिकल ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एंड सॉलिड, मैथमेटिकल और क्लासिकल के टेस्ट भी अपलोड हो चुके हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन में सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से निकाल लीजिएगा, जो मैं करवा रहा हूँ वो निकाल लीजिएगा, टेस्ट पेपर जो है वो निकाल लीजिएगा, सफिशिएंट है। बाकी आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है भाई। तो ये अपना क्लासिकल मैकेनिक्स 10 से, अच्छा एक बात मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दीजिएगा, सब लोग बता दीजिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स समझ में आ रही है सबको, क्योंकि देखो अपन क्रैश कोर्स के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा बेसिक लेके भी चलूं मैं, और बेसिक लेके भी ही चल रहा हूं, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो एक बार जल्दी से मैसेज करके बताइएगा। यस, अनीता, संजय, ज्योति, ठीक है भाई, ओके, सबको आ रही है तो अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी अपन कल देखते हैं। थैंक यू भाई।